Good morning, dear students. So, in the last class, we are discussing about structural and geometrical isomerism in coordination compounds. Next, we have to discuss optical isomer in coordination compounds. Now, before moving to optical isomerism, there are certain points which you must need to understand. Optical isomers are always exhibited by optically active compounds. Optically active compounds. So first requirement जो है हमारे पास optical isomer के लिए, that is the compound must be optically active. Now optically active compounds कौन से होते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं एक बार और फिर हम आइसोमेरिज्म पे आएंगे. Optically active compounds. These are the compounds which rotates the plane of polarized light. Polarized light, जिसको हम सिंपली लिखते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की एक खास बात होती है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं. नाउ व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं बेटा जो आपको पता होने चाहिए कि इन टर्म्स का मतलब क्या है, तभी आप ऑप्टिकल आइसोमर को बहुत अच्छे से समझ पाओगे. तो फर्स्ट टर्म थी ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड्स हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे. अब बात ये आती है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है. नाउ लाइट को जनरली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा. वन इज ऑर्डिनरी लाइट एंड सेकंड इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ऑर्डिनरी लाइट के केस में जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हर एक डायरेक्शन के अंदर होती हैं, बट प्लेन पोलराइज्ड लाइट के केस में जो वाइब्रेशन होती हैं लाइट की, दे आर लाई इन ए सिंगल प्लेन. यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो ऑर्डिनरी लाइट को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बेटा. दीज आर द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस. बट जैसे ही आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे आते हो, ये सारी की सारी वाइब्रेशंस जो हैं एक ही डायरेक्शन में रह जाती हैं. तो ऑर्डिनरी लाइट को जब हम नाइकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है. तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारे पास आई है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स रोटेट कर सकते हैं. या तो वो रोटेट करेंगे राइट साइड या फिर लेफ़्ट साइड, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरीके के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बनते हैं. तो यदि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, रोटेट टुवर्ड राइट, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि उसको लेफ़्ट में रोटेट करें. राइट का मतलब ही क्लॉकवाइज है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, और लेफ़्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज. यदि वो राइट साइड में रोटेट करता है तो ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम या तो डी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं
या फिर हम एक प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लेफ्ट की साइड में रोटेट करते हैं दे आर नोन एज लीवो रोटेटरी, जिनको हम या तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। प्लेन पोलराइज लाइट एक ऐसी लाइट को कहा जाता है जिसमें लाइट की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो एक सिंगल प्लेन में लाई करती हैं। यदि राइट साइड में रोटेट करेगा तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, लेफ्ट में करेगा तो लीवो रोटेटरी कहा जाएगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को या तो हम डी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर पॉजिटिव साइन से। सिमिलरली लीवो रोटेटरी को या तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर माइनस साइन से। नाउ दिस इज simple concept behind what are optically active compounds। तो optically active compounds को यदि हम एक बार दोबारा से देखते हैं तो optically active compounds वो हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे, और रोटेट ये राइट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं और लेफ्ट में भी कर सकते हैं। राइट होगा तो इसको हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेफ्ट में होगा तो लीवो रोटेटरी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ए कंपाउंड टू बिहेव ऑप्टिकली एक्टिव। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। इसके लिए एक कंडीशन है बेटा जो आपने ध्यान रखनी है, आल्दो वो स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है उसकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक चीज़ आपने याद रखनी है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैव लैक ऑफ सिमेट्री। लैक ऑफ सिमेट्री, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जनरली वो होंगे जिनके अंदर सिमेट्री का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। और सिमेट्री एलिमेंट्स की यदि मैं बात करता हूँ तो इनमें जो जनरली आप समझ सकते हो, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक हमारे पास होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यदि किसी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री है या फिर इनके अलावा कोई सिमेट्री का और एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाते हैं। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरली कहाँ होता है और इसका मतलब क्या है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी प्लेन होता है। यदि आप किसी मॉलिक्यूल के थ्रू उसको पास करते हो और उस के पास होने के बाद यदि वो मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी तरीके से सेंटर ऑफ सिमेट्री है बेटा, इसको जनरली मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ, आप देखिएगा इसको। फॉर एग्जांपल वी हैव BF3। BF3 इज वेल नोन एग्जांपल ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, यदि मान लीजिए मैं यहाँ एक प्लेन पास करता हूँ इमेजिनरी, इस बोरोन एटम के थ्रू और इस फ्लोरीन एटम के थ्रू, तो यहाँ से जब एक प्लेन पास होगा तो वो इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और दोनों तरफ हमें जो अरेंजमेंट मिलेगा वो आइडेंटिकल मिलेगा बेटा। एक फ्लोरीन एटम इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, तो इसको कहा जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। जनरली जिन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर प्लेनर होती है वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जहाँ तक सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात है, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ऐसे इमेजिनरी पॉइंट से होता है जिससे अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने पे सेम डिस्टेंस पे आपको आइडेंटिकल एटम मिल जाए। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें SF6 की, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब यदि आप यहाँ ध्यान से देखोगे
तो ये मेरा सेंट्रल एटम है यहाँ पे सल्फ़र। अब इस सल्फ़र से अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने पे, फॉर एग्जांपल मैं इस सल्फ़र से इस फ्लोरीन एटम की तरफ मूव करता हूँ बेटा, जितना डिस्टेंस मैंने ऊपर की तरफ ट्रैवल किया है, यदि सेम डिस्टेंस में नीचे की तरफ भी आ जाऊँ तो मुझे आइडेंटिकल एटम मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप इस तरफ मूव करोगे, यहाँ भी आपको ये चीज़ मिलेगी, और इन दोनों फ्लोरीन एटम्स के लिए देखोगे यहाँ भी आपको ये चीज़ मिलेगी। तो यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा कोई इमेजिनरी पॉइंट मिलता है उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल के सारे एटम्स पे एप्लीकेबल होना ज़रूरी होता है बेटा। फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए मैं यहाँ फ्लोरीन की जगह क्लोरीन कर दूँ तो इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा बेटा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इसके हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड्स होंगे वो जनरली वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिमेट्री एलिमेंट बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, लैक ऑफ सिमेट्री बेसिकली। अब हम मूव करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो था ऑप्टिकल आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हमने तीन तरीके के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को मेनली डील किया था। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिसमें टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आई थी, और एक था हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। अब एक चीज़ मैं आपको यहीं बता देता हूँ, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर यदि कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में हमने देखा था कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती थी बेटा, एक सेंट्रल एटम होता था यहाँ पे, और ये जो सारे एटम्स हैं लिगेंड्स जो लगे होते थे ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा होगा। इस वजह से स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स हैं दे डू नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर। ध्यान रखिएगा इसको, दे कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है और इसी वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात आती है टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स की यदि मैं बात करता हूँ, यदि टेट्राहेड्रल कंपाउंड के अंदर मेटल के साथ जो लिगेंड्स अटैच हैं वो सारे के सारे लिगेंड्स यदि डिफरेंट हों तो ऐसे केस में टेट्राहेड्रल आइसोमर जो बनेंगे या जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड हमारे पास होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा बेटा, याद रखिएगा इस चीज़ को, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम आएंगे इस चीज़ का बहुत यूज़ होगा वहाँ पे। यदि किसी कार्बन से चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं या स्टीरियोजेनिक कार्बन कहा जाता है, और ऐसे कंपाउंड्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बट इस तरीके का कोई भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया है जिसके ऑप्टिकल आइसोमर बनते हों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ना तो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे क्योंकि वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। टेट्राहेड्रल में यदि सेंट्रल एटम के साथ चारों डिफरेंट लिगेंड्स लगे हुए हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिट कर सकता है, बट ऐसा कोई एग्जाम्पल अभी आइसोलेट नहीं किया गया है। लास्ट जो ज्योमेट्री हमारे पास बनती है जिसको हमने पढ़ना है बेसिकली, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर यदि सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स लगे हुए हैं तो वहाँ ऑप्टिकल आइसोमर बहुत कॉमन हो जाते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग 2 or 3 symmetrical bidentate ligands, bidentate ligands। सिमेट्रिकल का मतलब मैंने आपको बताया था, बाइडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिनमें 2 डोनर साइट होती हैं
और अगर ये वो दोनों की दोनों डोनर साइट सेम है तो ऐसे लिगेंड्स को सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स कहा जाता है। तो यदि किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स हों या 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स हों, ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो जनरली ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। इसमें से हम उन आइसोमर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे हम करेंगे दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप M AA थ्राइस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये चार्ज्ड हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, वो आप ध्यान रखिएगा। अब इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो इस कंपाउंड की यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी, स्ट्रक्चर से पहले एक चीज़ मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बता चुका हूँ, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है आप देखिएगा। जो बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, ये हमेशा सिस पोजीशन से कोऑर्डिनेट करते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो यदि मैं इस आइसोमर की स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो आपके पास जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा। अब यहाँ पे जो सिस पोजीशंस हैं वो कौन सी हैं ये मैं बता चुका हूँ। तो एक लिगेंड्स मान लीजिए हमारे पास ये है बाइडेंटेट, दूसरा लिगेंड्स मान लीजिए ये है सिमेट्रिकली बाइडेंटेट, और तीसरा लिगेंड्स मान लीजिए ये सिमेट्रिकली बाइडेंटेट। और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है तो इसको हम ऑक्टाहेड्रल की फॉर्म में ले आते हैं एक बार। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है बेटा, या ये जो कंपाउंड है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और प्लेन पोलराइज लाइट को 2 तरीके से रोटेट करेगा, या तो राइट में करेगा या लेफ्ट में करेगा। तो एक हमारे पास डी फॉर्म आएगी और एक फॉर्म आएगी एल फॉर्म। अब इसकी जो दूसरी फॉर्म होगी बेटा, मान लीजिए ये डी फॉर्म है हमारे पास, तो एल फॉर्म जब हम बनाएंगे वो इसकी मिरर इमेज बनेगी। अब मिरर इमेज का मतलब क्या है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे एक मिरर लगा दें, तो जब आप यहाँ पे मिरर लगाओगे तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, लिगेंड्स जो लगे हुए हैं, तो यदि आप इसकी मिरर इमेज ड्रा करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी बेटा। देखो ये सेंट्रल एटम होगा, यह आपके पास ए और ए होगा, सिमिलरली ये भी ए होगा और ये ए होगा आपके पास। अब मिरर इमेज जब आप बनाओगे तो मिरर इमेज के केस में ध्यान से समझिएगा इसको, ये जो लिगेंड्स हैं ये जो यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि मिरर यहाँ पे लगा हुआ है तो हमें जो है सबसे पहले यही अपीयर होंगे इस साइड बेटा। तो यदि मैं इस स्ट्रक्चर को बनाता हूँ, जस्ट ए मिनट, तो ये जो हमारा बाइडेंटेट बॉन्ड बना है ऊपर, ये कुछ इस तरीके से यहाँ बनेगा। सिमिलरली ये यहाँ आएगा और ये जो था ये हमारा यहाँ चला जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है बेटा, यदि ये डी है तो ये जो फॉर्म होगी वो एल फॉर्म होगी इसकी। तो मिरर इमेज कैसे ड्रा करनी है ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। जिस भी साइड आप मिरर लगाओगे वही साइड आपको पहले बनानी है, जो बाकी साइड बची हुई हैं वो बाद में बनेंगी फिर। सो दिस इज ऑप्टिकल आइसोमर इन केस ऑफ MAA3 कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट एक और टाइप है हमारे पास यहाँ पे, एंड दैट इज योर MAA twice A2। मीन्स अब 2 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं और 2 लिगेंड्स हमारे पास कोई और हैं।
तो यहाँ भी ध्यान वही रखना है कि जो सिमेट्रिकल लिगेंड्स हैं वो सिस पोजीशन से ऑपरेट करेंगे, और यहाँ जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी दैट विल बी अब ये चीज़ याद रखिएगा बेटा, सिस पोजीशंस हमारे पास आप अपने कोडिंग चूज कर सकते हो, उसी के कोरस्पोंडिंग में हमारे पास आइसोमर बनेगा इसका। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरीके से चूज करते हैं बेटा, आप अपनी मर्जी से कोई भी सिस पोजीशन ले सकते हो यहाँ पे। और ये जो लिगेंड से सपोज ये था हमारे पास ये, अब ये लिगेंड्स क्योंकि सिमेट्रिकल बाइडेंटेट हैं तो ये सिस पोजीशन से ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी बेटा। और इस कॉम्प्लेक्स को यदि आप ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में लेके जाओगे तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से दिखा देता हूँ। अब इसकी जब आप मिरर इमेज बनाओगे, देखो ध्यान से, मिरर इमेज कैसे बनेगी वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना इसको। जिस भी एंड के पास में आप मिरर लिखोगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में वही आपको पहले दिखाना होगा। तो यदि मैं इसको थोड़ा सा इस एंड पे हमने मिरर लगाया है तो ये जो ए था वो तो यहाँ आ जाएगा बेटा, ये जो ए है दिस कम्स आउट टू बी हेयर, यहाँ ऑलरेडी एक ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, और ये जो लिगेंड्स ए है वो यहाँ आ जाएगा। और क्योंकि ये बाइडेंटेट हैं तो कुछ इस तरीके से ऑपरेट करेंगे। सो इनमें से एक इसकी डी फॉर्म होगी और एक एल फॉर्म होगी। So these are the optical isomer in case of octahedral complexes. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे पास बने थे वो सिस और ट्रांस बने थे बेटा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिस और ट्रांस में जनरली जो सिस फॉर्म होती है दैट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होती है, और ये जो फॉर्म है दिस इज़ इनएक्टिव। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर आप बनाओगे वो सिस आइसोमर से बनेंगे, ट्रांस से नहीं बनेंगे, क्योंकि ट्रांस आइसोमर जो होता है दैट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसी में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपने ऑक्टाहेड्रल में एक कॉम्प्लेक्स पढ़ा था MA3B3 टाइप, जिसमें हमारे पास फेशियल और मेरिडोनल स्ट्रक्चर बनी थी, ये दोनों आइसोमर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक चीज़ मैं बताता हूँ थोड़ी सी, वो एक्सेप्शन है। अभी हमने बोला है कि ट्रांस जनरली इनएक्टिव होता है, बट यदि किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल के साथ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स लगे हैं 3, इस पर्टिकुलर केस में जो सिस और ट्रांस आइसोमर बनते हैं वो दोनों के दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नॉर्मली आप पढ़ोगे कि जो ट्रांस है वो इनएक्टिव होगा, बट इस पर्टिकुलर केस में जो ट्रांस आइसोमर है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एग्जाम्पल्स आप इन्हीं के कोरस्पोंडिंग देख के स्ट्रक्चर बना सकते हो कि हमारे पास कौन सा सिमेट्रिकल लिगेंड दिया गया है, कौन सा अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टू ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स CO in 3 thrice। अब इसको देखो ध्यान से आप, यदि आप इसको कंपेयर करोगे तो ये हमारे फर्स्ट जो आइसोमर हमने पढ़ा था उससे कंपेयर होगा बेटा। इन जो है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स का एग्जांपल है, तो यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, देखो CO ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, इनमें हमें पता है नाइट्रोजन डोनर एटम होता है,
सिस पोजीशन से ये ऑपरेट करेंगे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आएगी। देखो ये अंडरस्टूड है कि इथाइलिन डाइअमीन है, नहीं तो आप यहाँ पे इन रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिर्फ इस चीज़ को समझाने के लिए कि यहाँ जो लिगेंड्स है वो इथाइलिन डाइअमीन है। सो इस तरीके से आप आइसोमर ड्रा कर सकते हो किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम और लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया CO इन ट्वाइस NH3Br, again charge will be चलिए अब हमने जो केस यहाँ पे पढ़ा था बेटा वो केस था AA ट्वाइस A2। यहाँ दोनों लिगेंड्स जो हमने लिए थे वो सेम थे, बट यहाँ जो लिगेंड्स हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ भी आइसोमर बन सकते हैं, इसको आप A2 लिखो या इसको AB लिखो, दोनों केसेस में आइसोमर बनेंगे यहाँ भी, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लास्ट हमने एक एग्जांपल लिखा था अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट के केस में, जिसमें दोनों फॉर्म ही ऑप्टिकल एक्टिव थी। तो उसका यदि आप एक एग्जांपल लिखोगे, दैट एग्जांपल विल बी क्रोमियम ग्लाइसिनेटो थ्राइस 3 पॉजिटिव, दिस विल बी द एग्जांपल। तो इसकी जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, ग्लाइसिनेटो आपको पता है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स है। यहाँ एक डोनर एटम नाइट्रोजन होता है, दूसरा ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ जो सिस फॉर्म बनेगी वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी, जो ट्रांसफॉर्म बनेगी वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। जल्दी से हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं एक बार, हमने आज क्या किया है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से हैं ये हमने डील किया था, और ये वो कंपाउंड्स थे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते थे। अब इनको रोटेट ये दो डायरेक्शंस में कर सकते हैं, राइट में और लेफ़्ट में। यदि राइट में होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेगा, लेफ़्ट में होगा तो लीवो रोटेटरी बनेगा। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जो कंडीशन थी, दैट कंडीशन विल बी लैक ऑफ सिमेट्री। तो उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए बेटा। और थर्ड जो जनरली बात हमने पढ़ी थी वो ये थी कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस और ट्रांस होते हैं, इनमें जो ट्रांस होगा वो जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन एक एग्जांपल हमने देखा था जब ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सो एनसीईआरटी में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको एक बार करके देखिएगा अच्छे से, उन स्ट्रक्चर्स को बनाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। वह एग्ज़ाम में कई बार पूछ ली जाती हैं, बेटा ड्रा द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सो इन तीनों वीडियोस को ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन तीनों को देखने के बाद आपको आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप सारी की सारी सोल्व कर पाओगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।